आज हम कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 भारत में उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने और भी उद्योग क्या है, कागज उद्योग ये देखा था। आज देखेंगे खनिज पर आधारित उद्योग। खनिजों से कच्चा माल प्राप्त करने से प्रमुख उद्योग जो है लोहा इस्पात धातु आदि उद्योग जो है संपूर्ण उद्योग संरचना में लोहा इस्पात उद्योग जो है आधारभूत उद्योग कहा जाता है। लोहा इस्पात आज के उद्योग जगत में भौतिक सभ्यता की रीढ़ है। मानव उपयोग छोटी से छोटी वस्तु जो है सुई कील पिन आदि लेकर बड़ी से बड़ी वस्तुएं मोटर रेल कल कारखानों की मशीनें आदि का निर्माण जो है लोहा से ही संभव है। इसलिए इसे महत्वपूर्ण उद्योग कहा जाता है और राष्ट्र के आर्थिक विकास में निर्भर करता है। फिर उद्योग का केंद्रीकरण, उद्योगों का केंद्रीकरण भी किया गया है जिससे कि कच्चे माल के क्षेत्र केंद्रित है। कच्चे माल जिन क्षेत्रों में प्राप्त होता है उद्योगों की स्थापना प्राय उन्हीं के आसपास ही होती है। और उद्योग द्वारा अशुद्ध कच्चे माल का उपयोग करना, उद्योग में लौह अयस्क कोयला मैग्नीज चूने का पत्थर क्रोमोलाइट जो प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये पदार्थ जो कच्चे माल जो होता है वह वजनी होता है और मूल्य में भी सस्ते और अशुद्धता से भरे होते हैं। इसलिए प्राप्ति के स्थान के समीप ही इस्पात कारखानों की स्थापना की जाती है। ये जमशेदपुर में लोहा इस्पात का कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना जाता है। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। फिर वन आधारित उद्योग। वन प्रकृति की अमूल्य धरोहर है जिसमें कि हमें लकड़ी लाख गोंद राल छाल पत्तियां फल और औषधियां जो हैं ये अनेक वस्तुएं जो हैं वनों से ही प्राप्त होती हैं। और ये सब सामग्रियां उद्योगों को कच्चा माल मिलता है जिसमें कागज फर्नीचर माचिस रबड़ रेशम आदि के उद्योग जो है वन पर आधारित हैं। और इसमें ये वन पर आधारित विशिष्ट उद्योग जो है कागज उद्योग ही है। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख वनोपज एवं लघु व कुटीर उद्योग। वनों पर ही आधारित ये सारे छोटे छोटे उद्योग जो हैं वन पर ही आधारित है। हमारे मध्य प्रदेश विभिन्न प्रकार के मूल्यवान वनोपज प्राप्त होती हैं जिससे राज्य को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की आय होती है। सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे अधिकांश वनोपज संग्रहण करवाकर सरकार उसका उपयोग करती है। लघु एवं कुटीर उद्योग भी अर्थव्यवस्था के विकास का आपूर्ति कृषि उपज एवं वनोपज के रूप में प्राप्त होती है। फिर वनोपज जैसे कि वन से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं जैसे सागौन है साल है बांस है तेंदुपत्ता है ये गौण वनोपज है। और खैर हर्रा बहेड़ा आंवला लाख गोंद भिलाला ये सारी चीज़ें जैसे सागौन की लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, साल की लकड़ी भी फर्नीचर के काम आती है। बांस है बांस से भी टोकरी बनाई जाती है कुर्सियाँ बनाई जाती हैं और शोपीस बनाए जाते हैं। तेंदुपत्ता के संग्रहण से बीड़ी बनाई जाती है। फिर उसमें खैर हर्रा बहेड़ा ये सारी चीज़ें जो औषधियाँ बनाने के काम आती हैं। लाख जो कि चपड़ा बनता है और उससे चूड़ियाँ भी बनाई जाती हैं। गोंद भी है वह भी यूज़ होता है। भिलाला ये भी एक जंगली फल है जो कि पकने के बाद एक मीठा स्वाद रहता है। अचार जो चिरौंजी वो मीठी वाली चिरौंजी नहीं, ये चिरौंजी जो आप मेवा में यूज़ होता है वह चिरौंजी है। यह भी जंगलों में आसानी से मिलता है। फिर महुआ है, महुआ का फल भी उससे जो तेल निकलता है वह भी बहुत उपयोगी होता है। फिर है सरकारी प्रयास। मध्य प्रदेश द्वारा लघु वनोपज व्यापार एवं विकास के लिए सहकारी संघ बनाए गए हैं जिससे कि किसानों को या ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर या लघु उद्योगों को फायदा मिल सके। जैसे नीचे क्षेत्रीय आधार पर जिला वनोपज सहकारी और सबसे नीचे स्तर पर प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां गठित की गई हैं। वर्तमान में वनोपज को सरकार संग्रहण हेतु ठेके देती है। संग्रहण का कार्य प्रमुख रूप से आदिवासी ही करते हैं। इससे वनवासी आदिवासी क्षेत्रों को पर्याप्त आय की भी प्राप्ति नहीं हो पाती। लेकिन इन क्षेत्रों में कुटीर उद्योग और लघु उद्योग की स्थापना करने से कुछ प्रयास अनिवार्य है जिससे कि उनको लाभ प्राप्त हो सके। जैसे पहला है वित्तीय सुविधा। वित्तीय सुविधा जैसे कि पिछले उसमें भी हमने देखा था कि वित्तीय सुविधा जो है आवश्यक है क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते, इसलिए ऋण की या लोन की व्यवस्था की जाए। फिर कार्यस्थल की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में जो होते हैं उनके पास कार्यस्थल नहीं होता, उसके लिए कार्यस्थल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर तकनीकी सहायता, उनके पास सामग्री नहीं होती तकनीकी नहीं होती उसकी भी सहायता हमें करनी पड़ेगी। फिर विपणन व्यवस्था है विज्ञापन की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था भी हमें किसानों के लिए करनी होगी। फिर है कागज उद्योग। कागज उद्योग आधुनिक सभ्यता का मूलाधार है जिससे कि वन आधारित उद्योग है। कागज को सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग भी माना जाता है।
जिसमें कागज़, बाँस का निर्फर और लकड़ी और घास की लुगदी बनाकर तैयार किया जाता है। इससे लुगदी का आयात भी करना पड़ता है और वर्तमान में कपड़े के चितड़े और जूट के गन्नों की छाल से भी कागज़ का प्रयोग किया जाता है। फिर उद्योगों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान। औद्योगिक का ईसा पूर्व भारत में औद्योगिक देश था। भारत में निर्मित मलमल, रेशमी कपड़ा, आभूषण आदि जो है विदेशों में निर्यात किए जाते थे और ये बहुत ही प्रसिद्ध थे। ये औद्योगिक क्रांति जो है उसके पश्चात ये परंपरागत कुटीर उद्योग में भारी क्षति हुई है। फिर औद्योगिक प्रदूषण। औद्योगिक प्रदूषण जो है वायु, जल, भूमि किसी भी भौतिक, रासायनिक और जैविक अनचाहे परिवर्तन है जिससे कि प्राणी मात्र का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण प्रभावी तौर पर हानि पहुंचाती है, उसे प्रदूषण कहते हैं। सबसे पहले है वायु प्रदूषण। अब ये होगा कि उद्योगों से वायु प्रदूषण कैसे होता है। उससे ये होता है कि जो उद्योगों से धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण, उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ जो नालियों में और जल में, नदियों में मिल जाता है, उससे जल प्रदूषण होता है। अब भूमि प्रदूषण जो है कारखानों से रासायनिक पदार्थ जो निकलता है भूमि में अवशोषित होता है, उससे भूमि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण मशीनें, बड़ी बड़ी कारखाने जो मशीनें चलती हैं उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रदूषण का है मानव जीवन पर प्रभाव। इसके बहुत सारे प्रभाव होते हैं, जैसे मानव की श्वसन क्रिया में क्षति पहुंचती है, उससे निमोनिया, गले में दर्द, खांसी, कैंसर, मधुमेह आदि रोग हो जाते हैं। प्रदूषण के कारण पेयजल अनेक रोगों के कीटाणु उत्पन्न होते हैं जिससे कि मनुष्य के शरीर में पहुंचकर उसको प्रदूषित कर देता है, जैसे पेचिस, हैजा, अतिसार, टाइफाइड, चर्म रोग, खांसी, जुकाम आदि। इस अंधापन, पीलिया आदि जो है पेट के रोग हो जाते हैं। और गंदगी के क्षेत्रों में प्रदूषित चीज़ों पर मक्खी, मच्छर, कीड़े आदि पनपते हैं जिसके कारण भी गंदगी वातावरण कीटाणु पैदा होते हैं जिससे पेचिस, तपेदिक, हैजा, आंतों के रोग, आंखों की जलन आदि रोग उत्पन्नदायी होते हैं। फिर ध्वनि प्रदूषण के कारण रक्तचाप, हृदय रोग, सिरदर्द, घबराहट आदि रोग मनुष्य में पनप जाते हैं। फिर औद्योगिक बढ़ते वायुमंडल की बिखरती कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस का भी प्रभाव जन्म हुआ है जिसके कारण भी धरती का तापमान जो है वह बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग भी होने लगी। फिर है प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। सबसे पहले है वायु प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाता है। कल कारखानों की चिमनी की ऊंचाई बढ़ाकर हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। फिर कम प्रदूषण करने वाली औद्योगिक जो सामग्री है उनका उपयोग करके हम वायु प्रदूषण कम कर सकते हैं। प्रदूषक नियंत्रण उपकरण लगाकर उसकी स्थापना के पूर्व यदि हम प्रदूषण का अनुमान लगाकर भी उसे नियंत्रित करने के लिए बहुत से उपाय हम कर सकते हैं। फिर जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। रासायनिक उद्योग से जो जल सर्वाधिक प्रदूषित करते हैं जलाशयों, नदियों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। फिर उद्योगों से प्रयोग किए जाने वाले जल को जलाशय व नदियों में ना मिलाकर उसे उसके लिए उपचार के लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उसको सिंचाई में उपयोग किया जा सके। फिर उद्योग में प्रयोग जल के उपचार की व्यवस्था करने से कारखाने की स्थापना के साथ ही वह पानी को हम रीयूज भी कर सकते हैं। सड़क किनारे तथा कारखानों के निकट वाली स्थानों पर वृक्ष लगाकर भी हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। इसी तरह से जल प्रदूषण नियंत्रण परामर्श नियंत्रण कक्ष भी दिए गए हैं, नियमित दिए जाते हैं जिससे कि विसर्जित जल को जो है प्रशासनिक निगरानी होनी चाहिए। फिर भू प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। औद्योगिक अपशिष्ट में निरपेक्ष में समुचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि खुले स्थानों में नहीं होना चाहिए। मतलब इसके जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं आधुनिक तकनीक से उसे जलाकर उत्पन्न ताप को ऊर्जा के रूप में उपयोग करके वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। और अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट खाद बनाकर भी उसको खेत में यूज कर सकते हैं। फिर है गृह कार्य। बच्चों ये आप लोग को कॉपी में नोट करनी है और उसके उत्तर लिखकर आपको व्हाट्सएप में भेजना भी। उद्योग किसे कहते हैं, प्रदूषण से क्या आशय है, भारत में उद्योग कितने प्रकार के हैं, वर्णन कीजिए, औद्योगिक प्रदूषण का प्रकाश डालिए, औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय बताइए और मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रों में कुटीर एवं लघु उद्योग की स्थापना हेतु सुझाव दीजिए।